Assalamualaikum student, this is your teacher Abdul Rafe and today we will discuss earning per share that is IS 33. अर्निंग पर शेयर आप लोगों ने रेशियोज कैलकुलेट किए होंगे, ठीक है, जिसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन और डिफरेंट रेशियोज थे, जिनमें से एक ये रेशियो कैलकुलेशन है बेसिकली अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अच्छा, रेशियोज में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि रेशियोज का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, ठीक है, और डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट वेरिएबल्स के थ्रू, डिफरेंट फिगर्स के थ्रू एक रेशियो कैलकुलेट कर सकती हैं। तो मसला फिर ये होता है कि इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि एक कंपनी ने एक फॉर्मूला यूज किया, दूसरी कंपनी ने कुछ। कॉमन एग्जांपल मैं देखता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड आपने पढ़ा होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसमें सम टाइम कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कुछ कंपनीज कैपिटल को ले लेती हैं, कुछ कंपनी कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लोन लेती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर एक इन्वेस्टर रेशियो है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम लोग इसका एक स्टैंडर्ड डेवलप किया है, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले की इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंस है कि एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया है कि जिसकी वजह से हमने उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अर्निंग पर शेयर एज द नेम सजेस्ट, वी आर कंपेयरिंग द अर्निंग वन शेयर इज जनरेटिंग, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे पहले आपके पास अर्निंग है, उसको डिवाइड कर रहे हैं शेयर्स के साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या होती है, अर्निंग पर शेयर इज बेसिकली प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अर्निंग पर शेयर इज बेसिकली अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे जो अर्निंग इंपॉर्टेंट है वो आपके पास कौन सी है, प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हमने कब कौन सा प्रॉफिट लेना होता है। जिस वक्त हम इंटरेस्ट कवर कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, ऑल ये बातें वी विल रिपीट इन रेशियो एनालिसिस, ठीक है, जब हम करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को सबसे एंड में तमाम एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से देते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि वो प्रॉफिट दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, इसका मतलब आपने जो है एनसीआई को दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स को दे दिया है। अब जो प्रॉफिट बचा है जिसपे सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वालों का राइट है, जिन्होंने ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज की हैं, वो प्रॉफिट आपने देखना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इससे क्या पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा एक नंबर ऑफ शेयर के लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, ठीक है। सो हाउ यू कैलकुलेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ठीक है, जिसको हम इन सिंपल वर्ड, इसका निकनेम भी हम कर देते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, जिसको हम कहते हैं पैटोश, ठीक है। हाउ दिस प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैलकुलेटेड, it is calculated by profit after tax minus preference shares माइनस एनसीआई, ठीक है। आप लोगों ने कंसोलिडेशन पढ़ी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट में से हम लोग सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को उनको प्रेफरेंस देते हैं, उनके जो भी शेयर बनता है, डिविडेंड बनता है, हम उनको दे देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट बनता है, डिविडेंड बनता है, ठीक है। उसके बाद जो हमने एनसीआई को प्रॉफिट शेयर देना होता है वो भी दे देते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है दैट इज कंसिडर्ड एज प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, यानी कि पैटोश। तो क्या बनता है पेट्रोल से, प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, राइट। सो हाउ प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैलकुलेटेड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस एनसीआई, ठीक है। यानी अब सब कुछ डिडक्ट हो गया, सिर्फ जो प्रॉफिट बचा उस पर किसका राइट है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से, ठीक है। अच्छा जी, so EPS is basically divided into two types, one is basic EPS and the other one is diluted EPS, ठीक है।
तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम लोगों ने सिर्फ इसके फॉर्मूलाज पे फोकस करना है। अगर हमें फॉर्मूलाज याद आ गए हो गए तो इसका मतलब हम लोग बाकी चीजें भी कर लेंगे। सो देयर इज अ बेसिक ईपीएस एंड वी हैव डाइल्यूटेड ईपीएस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होता है ना, माइनस एनसीआई। सो दिस इज योर प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ठीक है, सब कुछ निकाल लिया है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर होल्डर्स के लिए बचा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ईपीएस, वन इज बेसिक ईपीएस and the other one is diluted EPS. Okay. Basic EPS can be divided into three types, that is cash issue, okay, bonus issue, and right issue. ये तीनों पता है ना? कैश इशू क्या होता है? कंपनी बेसिकली शेयर इशू करने से वी कैन रेज फाइनेंस, राइट, ठीक है, हमने शेयर्स इशू किए, हमें पैसा मिला है, तो हम फाइनेंस रेज कर सकते हैं, दिस इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब हम शेयर्स अगर हम कैश पे इशू करते हैं फुल मार्केट वैल्यू पे, हमें क्या हुआ? क्रेडिट कैश, सॉरी, डेबिट कैश, क्रेडिट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, इनकी जनरल एंट्री तो पता है कि नहीं, ठीक है। देन वी हैव बोनस इशू। बोनस इशू से क्या होता है? हमें कोई कैश नहीं मिलता, दिस इज लाइक अ स्क्रिप्ट डिविडेंड, ठीक है। हम उनको डिविडेंड कैश की फॉर्म में पे करने के बजाय हम कहते हैं हम अब आपको नंबर ऑफ शेयर दे देते हैं। बोनस इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए ये ऑफर है, जिससे उनकी शेयर या वोटिंग डाइल्यूट नहीं होती, क्योंकि बोनस इशू और राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के, ठीक है, और कैश इशू भी एग्जिस्टिंग है, इससे भी उसकी डाइल्यूट नहीं होती। क्यों? फॉर एग्जांपल मेरे इस वक्त वोटिंग राइट्स हैं 60%, ठीक है, कि मेरे पास 60% वोट्स हैं। अब मैं कंपनी को पैसे चाहिए, उसने मार्केट में इशू कर दिए, अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास 60% वोट्स ही रहें तो मैं नंबर ऑफ शेयर जाके परचेज करूं, ओपन ऑफर है ना, उससे क्या होगा? मेरी ईपीएस तो डाउनलोड नहीं होगी ना, डाइल्यूट, बेसिक ईपीएस ही रहेगी। राइट इशू क्या होता है? दिस इज आल्सो फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, हम उनको उनकी शेयर होल्डिंग की बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर देते हैं, लेकिन कम प्राइस में, फ्री में नहीं। बोनस इशू फ्री में होता है, राइट इशू में हम मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट पे दे देते हैं, लेकिन किसको? सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, राइट। उससे भी क्या होता है? उनकी नंबर ऑफ वोटिंग्स पे या वोटिंग पावर्स पे कोई भी फर्क नहीं होता। तो दिस इज बेसिक ईपीएस। ये सारी चीजें पता है ना आप लोगों को? अच्छा, अब अगर कैश इशू है तो हम लोगों ने क्या करना है कैश इशू को डील करने के लिए? द फॉर्मूला विल बी प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस एनसीआई, राइट, ओके। अगर बोनस इशू है तो उसके लिए हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स। और शेयर्स यहाँ पे जब भी बात होंगी हम ऑर्डिनरी शेयर्स की बातें कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की बातें नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर ये राइट इशू का केस है तो राइट इशू में जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपके पास होगा प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। ये अब हमने देखना है कि क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है। अगर सिर्फ कैश इशू है तो एवरेज लेनी है, अगर बोनस इशू है सिर्फ तो एवरेज नहीं लेनी, और अगर राइट इशू है तब भी हमने क्या लेना है? एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेने, राइट। अच्छा, एक और भी काम इसके साथ, जब कैश इशू हो सो देयर इज नो रीस्टेटमेंट, जब बोनस इशू हो तो फॉर्मूला आपके पास ये होगा, लेकिन वी हैव टू रीस्टेट द लास्ट फिगर्स। और अगर राइट इशू है
तो भी हमें क्या करना है, लास्ट कंपैरेटिव फिगर्स को रीस्टेट करना है हमें। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, सो दिस इज योर बेसिक ईपीएस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम डाइल्यूटेड ईपीएस पे। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस फ्लो चार्ट। ओके, this flow chart will give you what formula will be used, okay, or whether or not we have to restate it or not. ठीक है, उसके बाद आपके पास डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस में बी द रिजल्ट ऑफ कन्वर्टेबल डेट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इट मे either be the result of warrant and options. Okay, right? तो आपके पास कन्वर्टेबल का मतलब यह है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल डेट, दिस डेट और दिस प्रेफरेंस शेयर at maturity date or at conversion date will be converted into number of ordinary shares. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जिनके पास ये डेट है कन्वर्टेबल और जिनके पास ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन्होंने जब कन्वर्जन ऑप्ट की तो उनके प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्जन कन्वर्टेबल डेट आपका नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो उससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग है उनकी ईपीएस डाइल्यूट नहीं हो जाएगी, क्योंकि उनके पास सॉरी नहीं, आपके पास डेट है, मेरे पास 60% होल्डिंग थी, आप जब अपना डेट कन्वर्ट करेंगे शेयर्स में तो वो आपके वोटिंग पावर बन जाएंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे वोटिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इससे क्या होती है, डाइल्यूशन आ जाती है। ठीक है, तो इट इज डाइल्यूटेड। अब कन्वर्टेबल डेट हो तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होगा, और वारंट और ऑप्शन में क्या फॉर्मूला होगा, ये भी आपने देखना है। जब कन्वर्टेबल डेट हो तो हमने देखना है एडजस्टेड पैटोश divided by adjusted number of ordinary shares। जिस वक्त कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला होगा एडजस्टेड पैटोश डिवाइडेड बाय एडजस्टेड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। और लास्ट में जो है वारंट्स और ऑप्शंस, तो इसमें आपके पास पैटोश डिवाइडेड बाय एडजस्टेड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। ओके, तो ये बस फ्लो चार्ट है, इसकी बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एवरेज कब लेनी है और रीस्टेटमेंट कब करनी है, वैसे तो इस फ्लो चार्ट में मेंशन है, ये आपने याद तो करना है, लेकिन मैं अब इसकी रीजन भी बता दूंगा जिस वक्त हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सॉरी, फॉर्मूले तो हाँ यही है, फेटोश ही है। हाँ, फॉर्मूला सेम है, इधर भी तो आप देखें, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम है, लेकिन चीज अलग है ना उसमें, तो अभी अब देखिए कैश इशू होगा तब हमने एवरेज लेनी है, राइट इशू होगा तब भी हमने एवरेज लेनी है, लेकिन बोनस इशू में हम एवरेज नहीं ले रहे। बोनस इशू में और राइट इशू में हम उसको रीस्टेटमेंट में कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो है हम रीस्टेट नहीं कर रहे। जी, ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये फॉर्मूलाज देख लें तो फिर अब हम कब क्यों एवरेज लेते हैं और कब रीस्टेटमेंट करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट? ओके, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इलिस्ट्रेशन 1, फुल मार्केट शेयर। यू हैव इशूड द शेयर एट फुल मार्केट प्राइस। तो ये कौन सी केस है, कन्वर्टेबल डेट, कैश, राइट, बोनस, ऑप्शन, वारंट, क्या है इसमें, कैश इशू है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बेसिक ईपीएस में आएगा। फॉर्मूला क्या था कैश इशू में, पैटोश डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, और इसमें रीस्टेटमेंट हमने नहीं करनी। ठीक है, तो हम यही करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप देखें, ईयर एंड इज योर 31 दिसंबर 2028। ठीक है, so calculate the EPS for the year, so we have 2 years, right, 2028 and 2027,
An entity with the year end of 31st December 2008 issued 2 lakh shares at a full market price on 1st July 2008. अच्छा मुझे अब ये बताइएगा, ये जो इशू हो रहा है कैश इशू, ये कौन से ईयर में इफेक्ट हो रहा है? फर्स्ट 20x7 में या 20x8 में? 8 में, क्योंकि ये डेट है 1 जुलाई 20x8। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है दैट विल एंड ऑन 31st दिसंबर, राइट? सो ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये 31st दिसंबर 20x7 में एंड हुआ, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 20x7। और ये जो ईयर एंडेड, इट एंडेड ऑन 31st दिसंबर 20x8 एंड इट स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 20x8। तो ये जो डेट है वो आपकी किस ईयर को इफेक्ट कर रही है? इसको इफेक्ट कर रही है, राइट? तो आपका 20x7 तो बड़ा सिंपल होगा। इस साल कैश इश्यू तो नहीं हुआ ना 20x7 में, तो 20x7 में जब कैश इश्यू हुआ तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या था? पेटोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऐसा ही है, ठीक है? लेकिन जिस साल में आपके पास कैश इश्यू हुआ है उस वक्त आपने फॉर्मूला क्या करना है? पेटोज डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? फॉर्मूला यही पड़ा है, ऐसे ही है। तो हम अभी सबसे पहले 20x7 फाइंड आउट करते हैं। So this is your profit available to or attributable to ordinary shareholders at the ending. So ये 460 पेटोशी है और ये 550 भी क्या है? This is also profit attributable to ordinary shareholder. Sometime आपको profit after tax दिया होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिए होते हैं, एनसीआई दिया होता है, उसके इसमें आपने पेटोश फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके खुद दे दिया, ठीक है? और इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स भी दे दिए हैं। सो 20x7 में आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 8 लाख, और 20x8 में 1 मिलियन हो गए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले हमने 20x7 कैलकुलेट करना है, जो बड़ा सिंपल है। पेटोश कितना है? 460, नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 800, राइट? तो अब हम देखें यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 460 डिवाइडेड बाय 800 ये लेंगे, ठीक है? तो हमारे पास ईपीएस कितना आएगा? हमारा ईपीएस होगा 57 सेंट या फिर $0.57। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, दिस इज 57 सेंट, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट ईयर जो है 20x8, इसका फॉर्मूला क्या था? बिकॉज कैश इशू हुआ है तो फॉर्मूला था पेटोज डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो पेटोज कितना गिवन है क्वेश्चन में? 550। ये तो हम ले लेते हैं, एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करेंगे और क्यों होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है? तो एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये टेबल है, इसको हम यूज करेंगे विद टाइम फैक्टर, ठीक है? तो हम देखेंगे हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस क्या था 20x8 में? 8 लाख। देखिए ब्रॉड डाउन बैलेंस तो वही होगा ना जो लास्ट ईयर का कैरी डाउन है, तो लास्ट ईयर का कैरी डाउन कितना था? 8 लाख। ये जो 200 इंक्रीज हुए हैं ये तो जुलाई में जाके हुए हैं, उसके बाद ये आपका कितना आ रहा है? 1 मिलियन, ठीक है? तो हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस था 1 जनवरी 20x8 में, ब्रॉड डाउन बैलेंस इज 800 ऑन दिस डेट, ठीक है? और हमने 1 जुलाई 2008 में हमने क्या इशू किया? कैश इशू, ठीक है? कैश इशू किए ना, शेयर्स ऑन कैश, ठीक है? तो हमने क्या किया? कितने शेयर्स इशू किए? 200। उसके बाद हमारे पास कितना हो गया? 1000। अच्छा अब हमने इस पे लगाना है टाइम फैक्टर। ये जो 800 है कितने टाइम तक 800 है 20x8 में? 6 मंथ तक। तो इस पे हम टाइम फैक्टर लगाएंगे 6/12, ठीक है? और ये जो 1 मिलियन है यानी कि 1000 कितने अरसे तक रहे? 6 मंथ तक, रिमेनिंग 6 मंथ तक। तो इस पे टाइम फैक्टर लगाएंगे 6/12, ठीक है? तो हमारे एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहे? 900। क्लियर हो गया? अच्छा एक और चीज यहाँ पे स्टूडेंट एक बात करता है कि अगर हम इसको वैसे ले लेते, हम यूं कर लेते 800 प्लस 1000 डिवाइड बाई 2, उससे भी तो ये 900 ही आता। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि ये गलत तरीका है। ये इस क्वेश्चन में आ गया, अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके कैश इशू आप करते मार्च में, फॉर एग्जाम्पल मार्च में करते, ठीक है? एज्यूम कर लेते हैं ना, तो टाइम फैक्टर इससे तो आपको हमेशा 900 ही देगा ओपनिंग प्लस। लेकिन अगर मार्च में करते तो यहाँ पे मैं लिख देता 1/3/2008। अच्छा टाइम फैक्टर क्या होता है? ये बैलेंस आपके पास 2 महीने रहा, जनवरी या फरवरी, 2/12। और ये बैलेंस कितना अर्सा रहता?
10/12। उस केस में एवरेज कितनी निकलती? 966। तो टाइम फैक्टर हमने मंथ की बेसिस पे लगाना है। दिस इज द परफेक्ट वे टू टेक एवरेज। ठीक है, इसमें आपको हर डेट का कितने मंथ तक इफेक्ट रहा वो आएगा। अब अगर हम ये फॉर्मूला एडॉप्ट करते हैं ये वाला, इससे फिर आपके पास क्या आता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, वही आता रहता है। ठीक है, तो असल तरीका आपके पास ये है कि आप टाइम फैक्टर के साथ उस क्वेश्चन को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो वापस हो गया। तो हमारे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकले? 900। ठीक है, तो 500 हमारा पैटोज था, डिवाइडेड बाय 900 ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो हमारे ईपीएस कितना आया? हमारे पास ईपीएस आया 61 सेंट। क्लियर है? अब हमने रीस्टेटमेंट नहीं करनी, यही था। रीस्टेटमेंट क्या होती है कि जो ये लास्ट ईयर है इसको दोबारा से कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डाटा। वो नहीं करनी इस वक्त, तो इस वक्त अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। वो जब हमने करनी होगी तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ इस चीज को डिस्कस कर देते हैं कि व्हाई वी हैव टेक द एवरेज, व्हाई द एवरेज इज टेकन, राइट? तो एवरेज इसलिए हमने ली क्योंकि हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस और कैरी डाउन बैलेंस सेम नहीं था, इसलिए हमने एवरेज ली। अगर हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस और कैरी डाउन बैलेंस सेम होता तो हमें एवरेज लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, राइट? तो एवरेज लेने का रीजन समझ आ गया। जब ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन सेम नहीं होता तो हम एवरेज लेते हैं। और एवरेज लेने का तरीका क्या है कि हम टाइम फैक्टर के थ्रू लेते हैं। एक और भी चीज, टाइम फैक्टर मैंने कहाँ पे अप्लाई किया? बैलेंस पे। इस 200 में नहीं अप्लाई किया, बैलेंस पे अप्लाई किया, राइट? आपने हमेशा टाइम फैक्टर बैलेंस पे अप्लाई करना। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1, कैलकुलेट द ईपीएस फॉर 20x4। यहाँ पे एक ही साल गिवन है, पिछले क्वेश्चन में 2 साल गिवन थे। ठीक है, जी अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड 31 December 20x4 वर 2.208 million. On 1st January 20x4 the issued share capital of G was 8.28 million. The company issued 3.312 million shares at full market price on 30th June 20x4. So this is cash issue, bonus issue, right issue. तीनों में से कौन सा? कैश इशू। सो दिस इज योर कैश इशू। ठीक है, इशू कब हुआ आपने, और ईयर एंड क्या आपका? ठीक है, इसका मतलब आपने एवरेज लेनी है ना। तो चले क्वेश्चन करें सॉल्व, चले। So let's see how this question can be calculated. Okay, so we have a brought down balance. Sorry, this is profit available to ordinary shareholder, right? तो हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं। Profit available and the year was 20x4. 2208, this was the profit, right? Okay. और क्योंकि ये कैश इशू है और अगर हम देखें इशू मिड ऑफ द ईयर हुआ है ना, तो ओपनिंग बैलेंस कुछ और था और क्लोजिंग बैलेंस कुछ और है, इसके लिए हमें एवरेज लेनी पड़ेगी। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 1 जनवरी 2004, ब्रॉड डाउन बैलेंस वाज 8280। ओके, और सेकंड डेट वाज 30 जून 6 और 1 जुलाई 7, सेम ही बात होती है ना। जिसके बाद हमने कितने इशू किए थे? 3312, ऐसा ही है। अच्छा, ये जो 8280 का बैलेंस है ये जनवरी से लेके 30 जून तक रहा हमारे पास। तो टाइम फैक्टर आपके पास क्या होगा? 6/12। और ये जो बैलेंस है 11592 का, ये बैलेंस आपके पास रिमेनिंग 6 मंथ तक रहा। ठीक है, अब आपके एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इससे? अच्छा, ये होता क्या है, हम मल्टीप्लाई करें दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम, सॉरी दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है हर कॉलम। अब यहाँ पे देखना आपने आगे क्वेश्चन में, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स आएंगे लाइक बोनस इशू फैक्टर, राइट इशू फैक्टर। तो आपने क्या करना है, हर कॉलम को मल्टीप्लाई करके लास्ट में आ जाएगा एवरेज आपके पास। ठीक है, तो आपके एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स थे 9936 डिवाइड बाय 9936। तो आपके पास
2208 डिवाइडेड बाय 9936, तो 22 सेंट आपका ईपीएस है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें जी, ये हमारा कैश इशू था। नेक्स्ट हमारे पास है बोनस इशू। दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईपीएस इन 20x8। ए रेंट क्या है? 31 December 20x8, ठीक है। An entity makes a bonus issue of one new share for every 5 existing share held on 1st July 20x8, राइट? तो इसका मतलब 20x7 में तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, 20x8 में एक एडजस्टमेंट आई है, ठीक है। तो 20x7 तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 20x7 में 460 डिवाइड बाय 1000 आपका ईपीएस आ रहा है 460 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 460 प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर था, नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने थे? 1000। अच्छा, अब हम बात करते हैं 2008 के। 2008 में आपने बोनस इशू कब किया? 1 जुलाई 2018। अच्छा, फॉर्मूला क्या था बोनस इशू जब हो तो? फॉर्मूला क्या था? पैटोज एवरेज नहीं था, नंबर ऑफ शेयर्स था, नंबर ऑफ शेयर्स था, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। इसका मतलब एवरेज नहीं लेनी हमने। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1200। तो हमारे पास ई पेटोश है 550 डिवाइड बाय 1200, और इससे हमारे पास ये निकलेगा कितना? 550 डिवाइड बाय 1200, तो ये आपका 46% बनता है। और लास्ट का भी क्या होता है? 460 डिवाइडेड बाय 100, तो ये भी आपका 46 सेंट बनता है, ठीक है। ठीक है, तो 46 सेंट आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था यार, एवरेज कब लेनी है, यहाँ पे मैं वो कॉन्सेप्ट अप्लाई क्यों नहीं कर रहा? ऑल दो बोनस इशू कब हुए? बोनस इशू हुए हैं आपके मिड ऑफ द ईयर। अच्छा, अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोनस इशू हो तो हम एक एजम्पशन ले लेते हैं कि बोनस इशू वाज डन ऑन द स्टार्ट ऑफ द ईयर। स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर हो गई, ये हमारी एजम्पशन होती है, तो फिर ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हो गए ना, फिर आपको एवरेज लेंगे भी तो क्या आएगा? वही आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसलिए यहाँ पे हम एवरेज नहीं लेते। अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोनस इशू हो तो आपने अज्यूम करना है कि ये बोनस इशू साल के पहले दिन ही हो गए, ठीक है। चलें, एवरेज ले भी लेते हैं, आंसर वही आएगा, इसलिए टाइम सेविंग के लिए हम एवरेज नहीं लेते। चले मैं अब आपको एवरेज लेके बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस था 1000। बोनस इशू हमने कितने किए? 200। यही थे बोनस इशू ना, ओके। चलें, टाइम फैक्टर क्या है आपके पास? ये बोनस इशू हुआ कब था? 1 जुलाई 2018 में। तो इसका मतलब ये 1000 शेयर्स हमारे पास कितने अरसे तक रहे? 6/12। और ये 1200 शेयर्स हमारे पास कितने रहे? 6/12। ऐसे ही है। अब एक चीज आपने देखनी है, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं करा, हाँ। आप अगर देखें कि क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोनस इशू किया है तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड किया है बोनस इशू फैक्टर का। सो व्हाट इज बोनस इशू फैक्टर? बोनस इशू फैक्टर इज इक्वल टू ओल्ड प्लस न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड। तो अगर मैं यूं लिखूं, ओल्ड प्लस न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड, ये आपका बोनस इशू फैक्टर है, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं ये वर्क किस तरीके से करता है। आप ये देखें, वो कह रहा था 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। तो ओल्ड शेयर कितने हैं? 5। न्यू कितने इशू किए? एक। ओल्ड प्लस न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड, तो आपके पास टाइम फैक्टर कितना आता है? इसको अब अगर हम अप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 5 + 1 डिवाइडेड बाय 6, तो 1 ही आता है। सॉरी, 5 + 1 डिवाइडेड बाय ओल्ड, ये आता है आपके पास, तो ये 1.2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस जगह पे बोनस इश्यू फैक्टर अप्लाई कर देना 1.2 का।
1200 ही आ रहा है, यानी आपने एवरेज लेने में टाइम लगाया, आ रहा वही था। क्लियर हो गया? तो आप डायरेक्ट कर लें, एवरेज ना लें, ठीक है। तो उससे भी हम अप्लाई किया। एक और भी चीज, मैंने ये बोनस इश्यू फैक्टर इस जगह पे लगाया है, इस लाइन पे, इस लाइन पे नहीं लगाया हुआ। क्यों? क्योंकि इस 1200 के अंदर 200 के बोनस इश्यू शामिल है, तो फिर दोबारा लगाने की जरूरत है। यहां पे हमने इसलिए लगाया क्योंकि 1000 में बोनस इश्यू फैक्टर का इंपैक्ट शामिल नहीं है। तो कंसिस्टेंसी के लिए, कंपैरिजन के लिए, अगर इसमें बोनस इश्यू शामिल है तो इसमें भी बोनस इश्यू का इंपैक्ट शामिल करना पड़ता है। तो जिस दिन बोनस इश्यू हुआ उससे पहले जितनी बार इश्यू पड़े में, सब पे क्या लगेगा? बोनस इश्यू फैक्टर लगेगा। क्लियर हो गया? पक्की बात है। तो आपने एवरेज ली भी तो क्या आ रहा है? 1200। वो आप डायरेक्ट ले रहे थे तो भी 1200 ही आता। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब एक और चीज, हमने रीस्टेटमेंट करनी है नहीं करनी? करनी है। रीस्टेटमेंट में क्या होता है, लास्ट ईयर को हम रीस्टेट करते हैं। अब क्यों करते हैं उसकी भी रीजन पहले हम देख लेते हैं। रीस्टेटमेंट के लिए फॉर्मूला क्या है? रीस्टेटमेंट जब भी हम करते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट ईयर ईपीएस इनटू इनवर्स ऑफ 1 बाय बोनस इशू फैक्टर, इनवर्स ऑफ बोनस इशू फैक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो आपके पास लास्ट ईयर ईपीएस कितना था? लास्ट ईयर ईपीएस आपके पास था 0.46 इनटू इनवर्स ऑफ बोनस इशू फैक्टर। बोनस इशू फैक्टर कितना है? 1/2। तो इनवर्स कितना होगा? 1/1.2। तो ये आपका रीस्टेटेड है 38 सेंट। ठीक है, अब मैं बताता हूं क्यों। देखिए, जब बोनस इशू होता है तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ये, ऐसा ही है। ठीक है, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाता है। प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, डिनोमिनेटर वही कांस्टेंट फिगर रह रहा है, तो आपका ईपीएस क्या होगा? रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? अब मैं बताता हूँ यहाँ पे हमने कैश इशू में क्यों नहीं ये काम किया रीस्टेटमेंट। हम, अगर मैं बोलूँ लास्ट ईयर भी मेरा 46 ईपीएस था और इस साल भी 46 ईपीएस है, मेरी परफॉर्मेंस क्या है? वही है, कंसिस्टेंट। समटाइम गिर जाती है, लगता है इस तरह, क्योंकि देखिए आपका डिनोमिनेटर लास्ट ईयर कितना था? 1000। इस ईयर कितना है? 1200। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये गिर जाती है। तो हम फिर डायरेक्टर्स को कहेंगे यार तुम लोगों ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। तो हम बताते हैं कि किस तरीके से बोनस इश्यू से हमारा डिनोमिनेटर बढ़ गया, लेकिन क्योंकि बोनस इश्यू हमने फ्री में किए थे तो प्रॉफिट कुछ बढ़ा। तो हम बताते हैं कि देखिए जी, प्रॉफिट तो बढ़ा नहीं, प्रॉफिट होता है कैश आता तो हम उसको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बढ़ाते। ठीक है, अभी हमने सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए, फ्री में दे दिए, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया। तो आप हमारी कंपैरिजन ना करें। वो कहते हैं कि अगर यही लास्ट ईयर में होता तो फिर क्या होता? फिर हम उनको रीस्टेट करके बताते हैं। हम उनको बताते हैं कि अगर ये बोनस इशू लास्ट ईयर में हो जाता तो आपका ईपीएस कितना होना चाहिए था? 38 सेंट, और अब कितना आ रहा है? 48 सेंट। इसका मतलब कंपैरिजन के लिए हमने लास्ट ईयर में बोनस इशू फैक्टर का इंपैक्ट दिया है, रीस्टेट किया है लास्ट ईयर को, ताकि कंपैरिजन हो जाए। अब हम कह सकते हैं हाँ, अगर ये बोनस इशू लास्ट ईयर हो जाता तो 38 सेंट की आपकी अर्निंग ईपीएस होता, और इस साल कितना है? 46 सेंट का। जी हाँ, नहीं हमने कैश नहीं, हमने क्या किया, शेयर कैपिटल में वही किया। वो कैश तो नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ, जब हम कैश इशू कर रहे थे तब हमने रीस्टेटमेंट की थी? नहीं की थी, क्योंकि कैश जब हमने जनरेट किया, दैट कैश इज इन्वेस्टेड इन समथिंग, लाइक हमने मशीन में इन्वेस्ट कर दिया, हमने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो कैश यूटिलाइज हुआ प्रॉफिट जनरेशन में। यहाँ पे तो हमें कैश आया ही नहीं। तो उसी से वो कैश तो नहीं हुआ ना। तो कैश जब आया नहीं तो हम कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करेंगे? कुछ जनरेट। हाँ, तो वो तो उस वक्त होता है ना जब हम कैश जनरेट करेंगे। तो कैश तो हुआ नहीं, तो फ्री में था, रिजर्व से निकल के शेयर कैपिटल में आ गया, कुछ फर्क पड़ा? कैश तो नहीं आया, तो हम उससे क्या इन्वेस्ट करें? हमने शेयर प्रीमियम से उसको शेयर कैपिटल में मूव किया, उससे हमें क्या जनरेट किया और उसको कैसे आगे इन्वेस्ट किया? कुछ भी जनरेट नहीं किया, बस एक चीज को नीचे से निकाल के ऊपर ले गए। तो इसलिए हमने लास्ट ईयर को रीस्टेट किया।
ठीक है, तो अब रीस्टेटमेंट की लॉजिक समझ आ गई कि क्यों हम रीस्टेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, चले जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2, इसको सॉल्व करें। एक चीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में तो लास्ट ईयर भी गिवन तो रीस्टेट हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है बोनस इशू लेकिन लास्ट ईयर का डाटा ही नहीं गिवन, तो क्या हम रीस्टेटमेंट कर सकते हैं उस वक्त? फिर है ही नहीं, तो फिर रीस्टेटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये डाटा पे भी आपने देखना है क्योंकि इधर 2 ईयर्स हैं 20x2 एंड 20x3, तो यहाँ पे रीस्टेटमेंट हो सकती है। जहाँ पे सिर्फ 20x3 हो तो वहाँ पे रीस्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। हम लास्ट ईयर का डाटा ही नहीं गिवन, उसको रीस्टेट कैसे करें? अच्छा, वी हैव द ईयर एंड इज 31st March 20x3। ठीक है, और कंपैरेटिव फिगर्स भी गिवन है हमारे पास। तो 31st March आपके पास ईयर एंड है और जो गिवन होगा आपके पास वो होगा 20x2 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इज इट ए प्रॉफिट अट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर? अगर यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, एनसीआई नहीं है, तो यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा क्या होगा? प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हो जाएगा। ठीक है, सो प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर इन 20x2 इज 750 एंड 20x3 इज 1150। ईयर एंड 31st March है और ये स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 20x1 में। 20x2 को अगर हम देखें तो, और उस वक्त नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 7000, बिकॉज वन शेयर इज वन फॉर 1000, तो 7000 नंबर ऑफ शेयर। तो आपके पास जो ईपीएस होगा 750 डिवाइड बाय 7000, हमारे पास ईपीएस आ रहा है 20x2 में ईपीएस 760, 750 divided by 7000, this is your EPS of 20x2। तो इसका मतलब ये 11 सेंट है, राइट। नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने बोनस इशू भी कर दिए। ठीक है, तो बोनस इशू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था? 1150। ठीक है, बोनस इशू क्या हुआ है? हमने बोनस इशू जो किए हैं दैट इज 7000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमने बोनस इशू कितने की 1000 के। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नाउ 8000। आपका प्रॉफिट है 1150 और आपके नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू हो गए 8000। 1150 डिवाइड बाय 8000, इसका मतलब आपका ईपीएस है 14 सेंट, राइट। अब हमने देखना है कंपैरिजन। ठीक है, कि हमारी परफॉर्मेंस क्या थी। अब ये वो साल था जिसमें आपका बोनस इशू नहीं हुआ था, तो शेयर्स कम थे। इस वक्त बोनस इशू की वजह से शेयर्स बढ़ गए हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हम लोगों को रीस्टेट करना है। रीस्टेट का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड प्लस न्यू डिवाइड बाय ओल्ड, ऐसे ही है। तो ओल्ड प्लस न्यू इज इक्वल टू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओल्ड, तो दिस इज 1.14। ठीक है, रीस्टेटमेंट के लिए लास्ट ईयर ईपीएस जो कि कितना था? 0.11 इनटू इनवर्स ऑफ बोनस इशू फैक्टर 1 बाय 1.42, सॉरी 1 बाय 1.14। तो आपके पास ये आ रहा है 9 सेंट। इसका मतलब आपका 9 सेंट से वो 14 सेंट पे जा रही है परफॉर्मेंस। ठीक है, क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ राइट इशू। दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन, काइंडली सॉल्व इट एट होम। ओके, फॉर राइट इशू, चले जी, ये दिस इज योर क्वेश्चन फॉर राइट इशू। राइट इशू जब हम सॉल्व कर रहे थे व्हाट विल बी द फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला? पेटो डिवाइड बाय एवरेज, और आपने रीस्टेटमेंट करनी है। ठीक है, चलें, our year end is 31st December, this is our year end। okay, and this is your profit available to ordinary shareholder, ऐसे ही है। अब हम देखते हैं कि राइट इशू कब हुए।
An entity issued one new share for every two existing share held by way of right issue on 1 July 20x8। इसका मतलब राइट इशू इस ईयर में हो रहे हैं। पिछला वाला तो सिंपल होगा ना, पेटोज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। देयर इज अ नीड टू, इज देयर एनी नीड टू टेक एवरेज लास्ट ईयर? लास्ट ईयर तो जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग था। ये तो राइट इशू इस साल हो रहे हैं 20x8 में, तो इस वक्त हम देखेंगे। तो पहला वाला हम सिंपल है वो कर लेते हैं, 460 डिवाइड बाय 800, राइट। सो 20x7 इट इज 460 डिवाइड बाय 800। तो आपके पास ओके, दिस इज 460 डिवाइड बाय 800। तो आपके पास ये आ रहा है 58 सेंट। ओके, अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर तो गिवन है, वो कितना है 550। लेकिन हमें क्या लेना है, एवरेज लेनी है। क्यों एवरेज लेनी है? एवरेज हमें इसलिए लेनी है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं है। क्यों, देख लेते हैं। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस था 800 फर्स्ट जनवरी 20x8 में, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस है 1200। इसका मतलब मिड ऑफ द शेयर हमने क्या किए, राइट इशू किए। कितने? वन न्यू शेयर फॉर एवरी टू एग्जिस्टिंग शेयर। ठीक है, चलें पहले हम इसको टेबल में लेके जाते हैं। टेबल में अब वी हैड ओपनिंग बैलेंस ऑफ 800, राइट। राइट इशू हमने कितने किए, वन न्यू शेयर फॉर एवरी टू शेयर्स। तो कितने इशू होंगे, 800 है ना। 800 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 400 के राइट इशू किए, ऐसे ही है। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस 1200 आ गया। अब हमने क्या करना है, टाइम फैक्टर अप्लाई करना है। ये जो 800 का बैलेंस है, कब तक 800 आ, ये जुलाई से तो न्यू बैलेंस आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये 6 मंथ तक का, 6/12। ओके, और ये जो 1200 का बैलेंस है ये कितने मंथ तक रहा, ये भी 6/12। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में राइट इशू हुआ है तो वी हैव टू अप्लाई राइट इशू बोनस फैक्टर। अब राइट इशू बोनस फैक्टर क्या है? राइट इशू बोनस फैक्टर इज एक्चुअल cumulative राइट प्राइस divided by theoretical x right price. This is the formula to calculate the right issue bonus factor. ये भी सिंपल है, अभी हम कर लेते हैं। वो तो ओल्ड प्लस न्यू डिवाइड बाय ओल्ड, ये है एक्चुअल cumulative राइट प्राइस डिवाइडेड बाय theoretical x राइट प्राइस। ठीक है, अब एक्चुअल cumulative राइट प्राइस गिवन होती है आपको? नहीं, जिस दिन आपने राइट इशू किए उस दिन मार्केट वैल्यू ये थी, दिस इज एक्चुअल cumulative राइट प्राइस। जिस दिन आप राइट इशू करें उस दिन जो मार्केट वैल्यू शेयर की चल रही है वो आपकी एक्चुअल cumulative राइट प्राइस है, वो गिवन होती है पैसे में। ठीक है, आपने $3 का शेयर बिकॉज ऑफ राइट इशू कितने का इशू किया है, 1.5 का। ठीक है, तो एक्चुअल cumulative राइट प्राइस इज गिवन टू यू। आपने अब मालूम करना है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, बेसिकली एवरेज प्राइस क्या होगी शेयर की, वो मालूम करना है। ठीक है, चलें हम फैक्टर्स यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से मैं करके बताता हूँ। पहले हमारे पास अगर देखा जाए नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 2 शेयर्स थे, और उनकी मार्केट प्राइस कितनी है, 3, ऐसे ही है। अच्छा, हमने राइट इशू में 1 न्यू शेयर इशू किया और वो कितने का इशू किया, 1.5 का। इसका मतलब हमारे पास 3 शेयर्स पड़े हैं जिसने हमें कैलकुलेट कितना रिजल्ट कैलकुलेट किया है, 7.5 का, ऐसे ही है। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 3, आपके पास एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितनी होगी, प्राइस 7.5 डिवाइडेड बाई 3, तो एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर हुई 2.5। थ्योरेटिकल प्राइस हमारे पास एवरेज प्राइस होती है शेयर की। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ, आपके पहले शेयर्स कितने थे, 2, वो कितने के थे, 3, इसका मतलब वो आपको 6 का फंड जनरेट करके दे देते। अब आपने जब राइट इशू किया रिड्यूस प्राइस पे, तो आपने कितना फंड जनरेट किया, 1.5। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये हैं, टोटल प्राइस ये है, तो एवरेज प्राइस क्या हुई, दिस डिवाइड बाय दिस 2.5। ठीक है, तो एक्चुअल cumulative राइट प्राइस गिवन थी क्वेश्चन में कितनी थी, 3 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कितनी निकाली, 2.5। अच्छा, सम टाइम आपके पास फैक्टर्स नहीं होते, जैसे 2 फॉर 1 फॉर 2 ये नहीं होते, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स पे भी कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 800 थे, और 800 शेयर्स थे वो कितना जनरेट कर रहे थे, 2400। हमने फिर न्यू शेयर्स कितने इशू किए, 400, तो 400 हमारे कितना जनरेट कर रहे हैं, 1.5।
उससे भी क्या आ रहा है 3000 डिवाइड बाई 1200, यही आ रहा है 2। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज योर राइट इश्यू बोनस फैक्टर। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पे रख देना है, कितना निकला था राइट इश्यू बोनस फैक्टर 3 डिवाइड बाई 2.5, तो ये निकला है 1.2, तो यहाँ पे हमने कर देना है 1.2। So this multiply by this multiply by this is 480, then 1200, 2.5, 600। ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, यहाँ पे राइट इश्यू बोनस फैक्टर लगाया, इधर नहीं लगाया। रीजन, क्योंकि इस 1200 के लिए अंदर तो राइट इश्यू शामिल है, इसमें नहीं, तो फॉर कंपैरिजन हमें उधर भी लगाना था। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं 1080, तो 550 डिवाइड बाय 1080 आपके पास 550 डिवाइडेड बाय 1080, इससे हमारे पास आता क्या है 51 सेंट। ठीक है, अब रही बात ये कि क्योंकि ये राइट इश्यू था तो हमें क्या करना है एवरेज। अब अगर देखा जाए लास्ट ईयर हम 58 सेंट दे रहे थे और अब 51 सेंट, कम क्यों हो गई परफॉर्मेंस। इस साल हमें राइट इश्यू की है, लास्ट ईयर नंबर ऑफ शेयर दिए थे। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि राइट इश्यू में हमने अगर करना चाहते तो हम $3 जनरेट कर सकते थे पर शेयर, लेकिन हमने उतने नहीं किए, तो हम उतना रेवेन्यू अर्न नहीं कर सके जो हमारा प्रॉफिट हो सकता था। ठीक है, तो इसी वजह से हम रीस्टेट करेंगे, और रीस्टेटमेंट का क्या फॉर्मूला है, लास्ट ईयर ईपीएस इनटू इनवर्स ऑफ राइट इश्यू फैक्टर। ठीक है, तो लास्ट ईयर ईपीएस कितना था आपका 0.58 इनटू इनवर्स ऑफ बोनस इश्यू फैक्टर, तो ये कितना आ रहा है 48 सेंट। अब बताएं, लास्ट ईयर 48 सेंट आप अर्न करके दे रहे थे, अब 51 सेंट अर्न करके दे रहे हैं, बेहतर है ना परफॉर्मेंस। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। जी, सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स लुक, हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। ठीक है, द ईयर एंड इज 31 दिसंबर 20x8, दिस इज योर ईयर एंड। Okay, brought down balance is ordinary share capital is $1000. This is the value, you have to find the number of shares. 25 cent is the nominal value, so how many shares are there 4000, so the number of shares was 4000, this is the opening balance. Okay, on 1st March there was an issue of 2000 shares at full market price for each. Okay, this is cash issue. 1st July company made bonus issue of 1 share for every 3 share held, bonus issue. 1st September made a right issue of 1000 shares for $3 when the market value of each share was 5, so this is 5 is the accumulative right price. ठीक है, TERP आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। On 1st December made a bonus issue of 2 shares for every 9 share held। ठीक है, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपको पैटोज के साथ एवरेज नंबर प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, सो दिस इज योर पैटोज, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, देयर इज नो एनसीआई, तो दिस इज योर पैटोज, राइट। आपको जो है एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कैश है, बोनस है, तो अब आपको एवरेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, और एक और चीज, यहाँ पे बोनस इश्यू 2 हैं, तो इसके लिए आपको बोनस इश्यू फैक्टर 1 निकालना पड़ेगा और इसके लिए आपको बोनस इश्यू फैक्टर 2 निकालना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, सबसे पहले हम डेट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ओपनिंग डेट इज 1 जनवरी 20x8। ठीक है, और फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुई 1 मार्च कैश इशू, फिर आपके पास जुलाई में हुई बोनस इशू, फिर आपके पास सितंबर में हुई राइट इशू, और फिर आपके पास 1 दिसंबर पे हुई अगेन बोनस इशू। ठीक है,
तो हम इसी पहले वो करते हैं, फिर राइट इशू और बोनस इशू फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हम हो जाता है टाइम फैक्टर और बाकी चीजें पूरी करते हैं। तो वी हैव अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 4000, राइट, दिस इज आवर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। कैश इशू किया हमने कब, 2000 का, तो ये हमारे पास अपडेट बैलेंस हो गया। फिर हमारे पास बोनस इशू हुए, 1 शेयर फॉर एवरी 3, राइट, दिस इज योर बोनस इशू, यही थे। तो आपके पास इस वक्त कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 6000, 1 फॉर एवरी 3, 2000 शेयर्स, 6000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यही आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1, 2000, तो आपके 2000 के बोनस इशू हो गए, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास 1 सितंबर को राइट इशू हुआ 1000 शेयर का, ऐसे ही है। फिर आपके पास बोनस इशू हुआ 2 शेयर फॉर एवरी 9, 2000, तो यहाँ पे आपके पास बोनस इशू हो गया, यहाँ तक क्लियर है, ये हमने कर लिया। अब हम टाइम फैक्टर लगा देते हैं, ठीक है। टाइम फैक्टर हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस कितने अर्से तक ओपनिंग बैलेंस था, 2 मंथ्स, ये लिखी हुई है, डेट्स लिखी हुई है, देखिए 2 मंथ्स, तो 2/12। अच्छा, ये 6000 बैलेंस कितने अर्से तक रहा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी 3, 4, 5, 3 महीने रहा, ठीक है। तो 3/12। अच्छा, ये आपके पास 8000 बैलेंस कितने अर्से रहा, 7, 8, 7th मंथ में रहा और 8th मंथ में रहा, तो 2/12। ओके, दिस इज योर, तो ये आपके पास बैलेंस रहा 2/12, राइट। फिर ये जो बैलेंस है राइट इशू, ये 9th मंथ में रहा, 10th मंथ में और 11th में रहा, तो 3/12, ऐसे ही है, 9 से लेके, क्योंकि नेक्स्ट मंथ कब आ रहा है, 12 आ रहा है ना, तो 9, 11, 12 में रहा, सॉरी 9, 10, 11 में रहा, तो 3/12। और फिर आपके पास 1/12, ठीक है। और आपने सही टाइम फैक्टर लगाया है, उसका भी एक आंसर है। अगर इस सब से आंसर आपका 1 आ जाए, इसका मतलब आपने टाइम फैक्टर बिल्कुल ठीक लगाया हुआ है। तो इसका मतलब हमने, वैसे राउंडिंग ऑफ हुई है तो इसमें हो सकता है कुछ होता है, मंथ्स काउंट कर लेते हैं ना। यहाँ पे हमने लिए हैं कितने मंथ्स, फिर से कर लेते हैं, गलत ना हो गया। फिर से देख लेते हैं कि कहीं पर गलती ना हो रही हो, क्योंकि इसका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। आपके पास सबसे पहले 2 मंथ्स हैं, 2/12। फिर आपके पास कितने मंथ्स हैं, 3, 4, फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ। फर्स्ट, देखिए आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रही है, मार्च के स्टार्ट में, तो फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ 2 मंथ्स हो गए। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 4 मंथ हो गए, तो 4/12। अच्छा जी, अब यहाँ पे गलती हुई थी ना, पता चल गया, 1 हो गया। देखिए ये इसीलिए तो रिकंसिलिएशन है ना, 1 आ गया। अगर नहीं लिखा होता तो हमें वो गलती हो जाती, इसीलिए पता चल गया 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। चले, क्लियर हो गया, चलिए, जो गलती थी पकड़ी गई, 1 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। अब हमने देखने हैं 2 बोनस इश्यू फैक्टर है, क्योंकि देखिए 2 बोनस इशू है और एक राइट इशू है, तो 2 बोनस इशू फैक्टर है, हमने उसको देखना है। तो पहले हम बोनस इशू फैक्टर 1 को कैलकुलेट करेंगे। तो बोनस इश्यू फैक्टर यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट बोनस इश्यू फैक्टर इज 1 और दिस इज बोनस इश्यू फैक्टर 2, अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या है। तो बोनस इश्यू फैक्टर आपके पास है फर्स्ट, वो कितना है, ओल्ड प्लस न्यू डिवाइड बाय ओल्ड, यही है ना, ये चेक करें। तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही होगा। तो ये आपके पास आ रहा है
3+1 डिवाइडेड बाय 3, 1.333, ठीक है। फिर आपके पास बोनस इशू फैक्टर 2 भी है, और वो क्या है, 9+2 डिवाइडेड बाय 9, ये आ रहा है 1.22। यहां तक क्लियर है। और राइट इश्यू बोनस फैक्टर भी है। राइट इश्यू बोनस फैक्टर में क्या होता है, हमारे पास एक्चुअल कम्युलेटिव राइट प्राइस गिवन है। मैं राइट इश्यू बोनस फैक्टर यहां पे निकाल लेता हूं। एक्चुअल कम्युलेटिव राइट प्राइस कितनी है क्वेश्चन में, 5 गिवन है, चेक करें ना। ये company made a right issue of 1000 shares for $3 when the market value was 5, तो 5 आपके पास एक्चुअल कम्युलेटिव राइट प्राइस है, ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हमारे पास पहले कितने शेयर्स थे राइट इश्यू से पहले, 8000 शेयर्स थे। राइट इश्यू हमने किया 1000 शेयर का, तो 8000 शेयर्स की प्राइस थी उस वक्त 5, 1000 शेयर हमने इशू किए, और वो हमने कितने पे किए, 3, ठीक है। तो एवरेज प्राइस इसकी कितनी हुई, 43,000 डिवाइडेड बाय 9,000, तो एवरेज प्राइस 4.77 हुई, ठीक है। क्लियर है। एक चीज और भी याद रखिएगा, एक्चुअल क्यूमुलेटिव राइट प्राइस से हमेशा ये कम ही बनेगी थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, क्योंकि कम हुआ है ना, देखिए 5 से हमेशा कम ही आएगी। तो ये आ रहा है 4.7, तो ये आ रही है 1.06, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। अब जब वो बोनस इशू हुआ है और जब वो राइट इशू हुआ है, उससे पहले ही लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। जैसे बोनस इशू फैक्टर कब हुआ है, कम 1 इधर हुआ है ना, तो इससे पहले वाले बोनस इशू फैक्टर पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा 1.33, और यहाँ पे हमने अप्लाई करना है 1.33। क्लियर हो गया। राइट इशू बोनस, राइट इशू कब हुआ था, इस जगह पे, तो इससे पहलों पे अप्लाई करना है। राइट इशू कितना था, 1.06, यहाँ पे 1.06, और यहाँ पे 1.06, और बोनस इशू फैक्टर 2 कब लगा था, इस जगह पे, तो इससे पहलों पे अप्लाई करना है 1.22, 1.22, 1.22, और यहाँ पे आपके पास 1.22, ठीक है। अब आप देखें, इन सब कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है, फिर इधर भी इन सब कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया है, इधर भी इनको मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे, 9972, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कितना था, ठीक है। तो अभी हम ईपीएस फाइंड आउट करते हैं 20x8 का। ईपीएस हमारे पास कितना आ रहा है, 950, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9972 था। क्लियर हो गया। इसको फाइंड आउट कर देते हैं कि 20x8 का हमारे पास ईपीएस कितना आ रहा है, 950 डिवाइडेड बाय 9972, तो हमारे पास ईपीएस आ रहा है 9 सेंट का, ठीक है। लास्ट ईयर ईपीएस कितना गिवन है, 88 सेंट गिवन है। अब हमने उसको रीस्टेट करना है। लास्ट ईयर ईपीएस, बोनस इश्यू फैक्टर 2 है, उन दोनों का रीस्टेट करना है, राइट इश्यू फैक्टर 2 है, उन दोनों का रीस्टेट करना है। तो लास्ट ईयर ईपीएस कितना था, ये था आपके पास 88, या आप इसको कहें 0.88 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1.33 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1.22 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 1.06, तो ये आपके पास आ रहा है 50 सेंट, 51 सेंट। क्लियर है। सो दिस वाज योर बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस। नेक्स्ट, वो तो ये मैंने नहीं बताया, ये जनरली है ना, उसमें तो रैंडम फिगर है।